बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, कल मैंने जो व्लॉग किया था उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आया है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है एज़ ऑलवेज़। अ, ये जो होता है ना, क्रिटिसिज़्म आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो वल्गर लैंग्वेज है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, वो ज़ाहिर है कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन होता ये है कि हर आदमी जहाँ उसकी परवरिश हुई हो, जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग हुई हो, उसके मुताबिक बात करेगा। मिसाल के तौर पर ये है कि अगर एक आदमी जो है उसकी पैदाइश जो है हीरा मंडी में हुई हो, परवरिश भी वहाँ पर हुई होगी, उसकी वहाँ की जो सोबत है, जो तरीक़ाकार है, उसी तरीके को उसने अडॉप्ट किया होगा। उसके नज़दीक किसी को गाली देना या बुरी बातें करने कोई ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आम लोग जो होते हैं, उनके लिए बहुत बुरी बात है। तो जिन लोगों ने जहाँ परवरिश पाई है, वो उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये है कि जिस तरह के उनके साथी होते हैं, हो सकता है उनके जो मोहल्ले में रहने वाले लोग होंगे, वो तो वहाँ पर तालियाँ बजाते हैं। तो मैं अपने आप को उस सतह पर नहीं लाना चाहता, जिनको ट्रोल्स भी कहते हैं। मैं उनके मुकाबले में जो गंदी ज़ुबान है, बेहुदा ज़ुबान है, इस्तेमाल नहीं करूँगा। हैविंग सेड दैट, आई वांट टू कम टू द टॉपिक हियर। मुझे प्रोवोक करने की बेशक कोशिश करेंगे, मैं प्रोवोक नहीं होऊँगा इंशाअल्लाह। आगे ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मेरे चैनल में आपको इंशाल्लाह फैक्ट्स मिलेंगे। यू हैव राइट टू डिसएग्री विद माय ओपिनियन एंड माय फैक्ट्स व्हिच आई प्रेज़ेंट। माय फैक्ट्स आर नॉट माय फैक्ट्स, दे आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, या बट जिन लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा हुआ है या जिन्होंने सिर्फ चंद एक किताबें पढ़ी हैं, उनके नज़दीक फैक्ट्स वही होंगे जो उन्होंने पढ़े हैं। अगेन उनकी अपनी अपब्रिंगिंग होगी, तरीक़ाकार होगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि काफ़ी रद्द-ए-अमल उसका आया, सो मच सो कि मेरे ये जमात के अंदर के कुछ लोग हैं जिन्हें यूके पीएनपी के, उन लोगों ने भी कुछ रद्द-ए-अमल का इज़हार किया बड़े फ्रेंडली तरीके से। और कोई उन्होंने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की। अगेन उनकी नॉलेज अपनी है, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी को मैं डाउन करने की कोशिश नहीं करूँगा। बात ये होती है कि फ़र्ज़ किया एक एक आदमी जिसने बीए कर लिया, हम उसको कहते हैं कि पढ़ा-लिखा इंसान है। कुछ लोग मैट्रिक वाले को पढ़ा-लिखा कहते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब मसलन जिस आदमी ने परवरिश पाई है वहाँ पर, जिसको पीओजेके कहते हैं, तो वहाँ पर उसने जो परवरिश पाई, सुबह से लेकर शाम तक ये 24/7 360 डेज़ उनको ये बताया जाता है कि यू आर पाकिस्तानी। मीडिया उनको बताता है, स्कूल उनको बताते हैं, मुतालिया पाकिस्तान उनको ये बताता है, घर वाले ये बताते हैं, पूरा जो माहौल है, कल्चर है, वो उसको बताता है कि आप पाकिस्तानी हैं। और यानी मज़हब के नाम पर आपको तक़सीम किया जाता है, बरादरीज़्म के नाम पर आपको तक़सीम किया जाता है। ज़ाहिर है उसका असर होगा, मुतालिया पाकिस्तान का कुछ न कुछ असर असर तो रहता है, मज़हब का असर तो रहता है। तो जब उनको ये कहा जाता है कि भई नहीं, ये अकाइद इस तरह के हैं, तो वो थोड़े-से ना बेचैन हो जाते हैं। बावजूद इसके कि जब वो उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और पढ़े-लिखे कहलाते हैं। लेकिन फिर ये है ना कि जब उन्होंने पढ़े-लिखे तो किताबें वही पढ़ी हैं उन्होंने जो पाकिस्तान ने तैयार की हुई हैं। सिलेबस तैयार किया कर करता पाकिस्तान। और जितने लोग हैं वो इम्तिहान पास करने की कोशिश करते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता है कि फैक्ट्स तलाश कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू पास द एग्ज़ाम्स एंड अगर मिल जाए तो नौकरी मिल जाए। उसके लिए बहुत से लोग जो होते हैं वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। उनको ये मैं ये नौकरी अप्लाई करने के लिए भी साइन करके ये बताना पड़ता है कि ओह वी आर लॉयल पाकिस्तानीज़। तो लंबी कहानी है। तो अगर लोगों ने उसमें कुछ रिएक्शन दिखाया है अपनी-अपनी समझ के मुताबिक, तो मैं आई एम नॉट सरप्राइज़्ड, क्योंकि मैंने टाइटल जो रखा था कल के व्लॉग का, मैंने कहा था कि टेक्निकली वी आर ऑल सिटीज़न्स ऑफ इंडिया। इंडिया अपनी एप्लीकेशन पूरी करे ना करे। यहाँ पर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मसलन अ, देखिए जो लोग ला के पाकिस्तान के आर्मी हैं, उनको कहा जाता है कि ये बड़े मुहिब वतन हैं। ये मुहिब वतन है इसलिए कि वो एक पड़ोसी मुल्क के साथ इलाक़ करना चाहते हैं। एक पड़ोसी मुल्क हो गया पाकिस्तान, दूसरा पड़ोसी मुल्क हो गया हिंदुस्तान। अगर वही सिटीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर कहें कि हम हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं, फ़ौरन जो है ना हमारा मज़हब जाग पड़ता है। वो कहते हैं हाँ, हाँ जी, ये तो गद्दार होगी, इसलिए कि इन्होंने हिंदुओं के साथ इलाक़ कर लिया। हालाँकि ये हिंदुओं की स्टेट नहीं है, कह नहीं कि वो ठीक है, उनके खामियाँ वहाँ भी हैं इंडिया में भी। तो वो सेकुलर स्टेट है। आई मीन स्पेशली अगर कंपैरिज़न किया जाए पाकिस्तान के साथ है, तो वो मच मच बेटर है इन मैनी वेज़, या तो अब मसला ये है कि ये कौन-सी लॉजिक है कि अगर एक मुल्क के साथ आप इलाक़ करें तो आप मुहिब वतन हैं, दूसरे मुल्क के साथ इलाक़ करें तो आप गद्दार हैं, आप ट्रेटर हैं, आप किसी के एजेंट हैं। ये फ़िलॉसफ़ी जो है ना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है, ये जीएचक्यू की दी हुई है, ये एजेंसियों की दी हुई है।
उन लोगों को दी हुई है जो रियासत के मज़हब के नाम पर रियासत को तक़सीम करना चाहते हैं। अगर ये बात हमारी समझ में नहीं आती तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर आप ये कहेंगे कहेंगे जी देखें जी नहीं-नहीं इलाक़ हमारी मर्ज़ी मंशा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है आज़ाद और खुदमुख्तार हो। यस मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन फिर उसको उसको इस तनाज़ुर में देखना पड़ता है कि जो तक़सीम तक़सीम हिंद को भी छोड़ दें, जो तक़सीम हिंद के वक़्त पर जो फ़ॉर्मूला तय किया गया था और जिन्ना साहब का जो फ़ॉर्मूला था, यानी नेहरू कहते थे कि रियासत के जो लोग हैं वो फ़ैसला करें। जिन्ना साहब कहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि चैंपियंस ऑफ मुस्लिम्स, हालाँकि जितनी तबाही-बर्बादी उसने कराई है, किसी ने नहीं कराई होगी। तो वो कहते थे कि नहीं-नहीं जो रियासतों के सरबराह हैं, उनको ये इख्तियार दिया जाना चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ इलाक़ करना चाहते हैं या ज़ाद खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। ये जिन्ना साहब का आइडिया था। फिर अल्टीमेटली ज ज जिन्ना साहब के इस आइडिया के साथ नेहरू ने भी और माउंटबेटन ने भी इत्तेफ़ाक किया, क्योंकि अंडर दो सर्कमस्टेंसेस आपने आप उस वक़्त ले जाएँ कि 1947 में पूरा टोटल केओस था और हालात ऐसे ख़राब थे। तो यानी किसी वक़्त उस वक़्त प्लेबिससिट का यानी इत्माम करना तकरीब और इतने 560 स्टेट्स में करना, ये प्रैक्टिकली नामुमकिन था। तो फिर उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, जो रियासतों के सरबराह हैं, उन्हीं को ये इख्तियार दिया जाए। अब हालात ऐसे पैदा हो गई कि रियासत के सरबराह ने फैसला किया कि वो ज़ात खुद मुख्तार रहना चाहता है। फिर जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो उस वक़्त तो महाराजा ने लॉक नहीं किया किसी के साथ। वो टेक्निकली लीगली ऑन 15th ऑफ अगस्त और कल 16th ऑफ अगस्त 1947 जम्मू कश्मीर बिकेम इंडिपेंडेंट बिकॉज़ ब्रिटिश राज खत्म हो गया था। हम तो मातहत थे ब्रिटिश राज के। सेमी ऑटोनोमस थे हम लोग। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे महाराजा ने अंडर द सर्कमस्टेंसेस जब पाकिस्तान ने हमला किया, क्या कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, तो महाराजा जम्मू कश्मीर ने इलाक़ हिंदुस्तान कर लिया। अगर उसने अगर ये इख्तियार महाराजा के पास था और रियासत के दूसरे लोगों के पास भी था, तो फिर टेक्निकली लीगली जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हैं। अगर किसी को इसमें तकलीफ होती है तो होती रहे, दिस इज फैक्ट। मसलन जो अगर अगर ये कि लोग कहते हैं जी नहीं ये इख्तियार नहीं था, फिर मुझे ये बताया जाए कि जूनागढ़ ये छोटी सी रियासत थी जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था। उसका सरबराह जो है वो महाराजा जम्मू कश्मीर से 100 गुना बुरा था, लेकिन मुसलमान था। यानी उसको उसको तो कुत्तों से प्यार था। जब वो भागकर आया वहाँ से तो कम से कम 100 डेढ़ 100 कुत्ता जो है अपने साथ लेकर आया था जहाज़ में। तो मतलब ये कहने का है कि वो आदमी जैसे भी था वो उस रियासत जूनागढ़ का सरबराह था, तो उसने बावजूद इसके कि रियासत का पाकिस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था, उसने एक्सेशन की और जिन्ना साहब ने एज़ ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान उस एक्सेशन को कबूल किया। ठीक है? तो दैट प्रूव्स बियॉन्ड एनी डाउट कि रियासतों के सरबराह को ये हक था कि वो करें। उसमें लोग कहते हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ तो फिर देखने चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखना चाहिए, यस। लेकिन फिर जिन्ना साहब ने क्यों नहीं देखे थे? फिर जो जूनागढ़ का सरबराह था उसने क्यों नहीं देखे थे? तो क्या जिन्ना साहब को पता नहीं था कि जूनागढ़ के हालात क्या हैं? वहाँ पर यानी 2/3 मेजॉरिटी जो है नॉन मुस्लिम की है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जिन्ना साहब को ही पैदा करता था या रूल कि जिन्ना साहब ने फैसला कर लिया कि हम इस इलाक़ को कबूल करते हैं। तो इसने यूनानी सॉरी उसने ये यानी फंडामेंटली ये कह दिया कि ठीक है रियासत के जो होते हैं मरूज़ी हालात होते हैं या इर्द-गिर्द के हालात होते हैं या पॉपुलेशन की जो मर्ज़ी होती है वो अपनी जगह है, लेकिन है कि रियासत का सरबराह अगर चाहे तो इलाक़ कर सकता है। तो 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पर नॉन मुस्लिम के होते हुए भी जिन्ना साहब ने जूनागढ़ का जो एक्सेशन है वो कबूल किया। ये फैक्ट लेट द फैक्ट्स स्पीक। ठीक है? आप मुझे जो मर्ज़ी कह लें, दीज़ आर द फैक्ट्स। फिर कुछ लोग जो है हमारे जो दानिशख़ोर हैं, ज़ुबैर अंसारी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हुए, ये दानिशख़ोर कहते हैं जी, वो देखें जी वो जो तो एक्सेशन तो हुआ था इंडिया ने क्या किया? वो दैट इज़ समथिंग टोटली सेपरेट कि इंडिया ने जूनागढ़ में क्या किया? पहले इंडिया ने किया वहाँ पर या पहले जिन्ना साहब ने एक्सेशन को कबूल किया? दिस इज़ लीगल फैक्ट। आगे वो जो बात आती है कि इंडिया ने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक सिचुएशन पैदा हुई, उसके मुताबिक उन्होंने जो किया, उस पर राय हो सकती है। ठीक है? मैं उस पर फिलहाल राय का इज़हार नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर महाराजा जम्मू कश्मीर ने ला का फैसला किया तो टेक्निकली लीगली यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप फर्ज करता है मज़हब के ज़ोर पर या मज़हब के असर में आप कहते हैं कि मैं सऊदीया का शहरी हूँ, वैसे बहुत से लोग हैं जो लिबास लगाकर सऊदियों का कहते हैं अपने आप को समझते हैं शायद मैं अरबी बन गया हूँ। वही उल्टे हो जाएँ या सीधे हो जाएँ, उस कपड़े को जिस तरीके से मर्ज़ी लगाएँ। वो अरबियों का लिबास था।
اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے کے سارے عرب جو تھے خواہ مسلمان تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، سکھ تو تھے نہیں اس وقت، جو بھی ان کا مذہب تھا وہ سارے کے سارے اسی طرح کا لباس پہنتے تھے۔ وہ دیٹ واز کلچر، وہ وہاں کے لوگوں کا عربیوں کا لباس تھا، ہم نے اس کو مسلمانوں کا لباس بنا لیا ہے۔ یہ کچھ فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ آگے آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھیں جی وہ علاقہ جو ہے نا غلط تھا، وہ کون کہہ رہا ہے غلط تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں، کس نے کہا غلط کہہ دیا؟ پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ انڈیا کا وہاں پر رہنے کا کوئی کچھ واس نہیں ہے۔ بھائی ہو آر یو ٹو سے دیٹ؟ اس کیس کو جب سیکورٹی کونسل میں سنا گیا تو 13 اگست کی قرارداد کے مطابق کیا ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پاکستان ہے وہ ایک لحاظ سے حاملہ آور ہے، وہ اگریسر ہے ان جموں کشمیر، تو اس لحاظ سے سیکورٹی کونسل نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کو اپنی ساری فوج کو باہر نکالنا ہے اور ان شہریوں کو بھی باہر نکلنا ہے جو لڑائی کی غرض سے جموں کشمیر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو گئے ہوئے تھے لڑائی کے لیے ان کو وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کو باہر نکالنا ہے۔ تو ان ادر ورڈز ٹوٹل withdrawal آف all Pakistanis whether they were in a uniform or without uniform۔ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ پاکستان کے پاس کوئی لیگل نہیں تھا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی لیگل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ کمیونٹی کہہ رہی ہے جس کو ریپرزینٹ کرتی ہے سیکورٹی کونسل۔ اب یو کین ڈس لائک اٹ بٹ دس از فیکٹ۔ اور اسی سیکورٹی کونسل نے کیا کہا کہ ونس the withdrawal has taken place and UN is satisfied with that, UN Commission is satisfied with that، وہ انفارم کریں گے انڈین سائڈ کو، انڈیا ول withdraw bulk of the forces۔ بلک کا مطلب اکثریت ہوتا ہے، جن کو انگریزی نہیں آتی وہ بھی کسی سے پوچھ لیں، بلک کا مطلب اکثریت ہوتا ہے۔ اگر 100 کا 50% دیکھا جائے تو 50 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 51 پر چلے جائیں گے تو پھر بلک ہو جائے گا، 55 پر چلے جائیں گے تو بلک ہوتا جائے گا۔ آپ 60% کر لیں، بلک فوج نکال لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل اور ورلڈ کمیونٹی کے مطابق یعنی انڈیا کی وہاں پر لیگل سٹینڈنگ ہے، اس لیے اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ ساری فوجیں باہر نکالو۔ انہوں نے کہا کہ یو کین مینٹین یور فورسز دیئر فار لا اینڈ آرڈر پرپسز۔ یہی لا اینڈ آرڈر کے لیے مینٹین کرنے کے لیے پاکستان کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ وہاں پر اپنی فوجیں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان اور انڈیا کی لیگل سٹینڈنگ میں فرق ہے۔ اگر کچھ جاہلوں کو، بیوقوفوں کو اور پاکستان کے پراپیگنڈے میں آئے ہوئے لوگوں کو، فٹ سولجرز کو، ذہنی غلاموں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میرا یہ پرابلم نہیں ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، آپ کسی ضرورت نہیں مطالعہ پاکستانی پڑھنی ہے آپ نے صبح شام، آپ تھوڑا سا پڑھ لیں۔ آپ صرف ان لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی جو بالکل ہی فارغ ہیں، جو بغیر ثبوت کے صرف یہ ہے کہ ان کا جو اسلام کی یا مذہب کی رگ جو جاگ پڑتی ہے۔ تو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از کہ ایک ہوتا ہے کلچر، ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے فیکٹ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کلچر بھی آپ کا اپنا ہے، دیٹ از مے بی کلوز ٹو یور ہارٹ، مذہب بھی آپ کا اپنا ہے، دیٹ از کلوز ٹو یور ہارٹ۔ میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا، کسی کی زبان پر تنقید نہیں کروں گا، کسی کے مذہب پر تنقید نہیں کروں گا۔ میرا مذہب مجھے بہت پیارا ہے، میں اپنے مذہب پر پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ یہ جو بہت سے لوگ جو تنقید کرتے ہیں نا، ان کو مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، مذہب ہے کیا، مذہب کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کس جگہ پر کہا ہوا ہے۔ مثلا میں کتنی قرآن کی آیتیں بتا سکتا ہوں جہاں پر یہ کہا گیا کہ یعنی معاہدے کو ختم نہیں کرنا، معاہدے کا اس کو پاس رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ کس معاہدے کے تحت انہوں نے حملہ کیا تھا جموں کشمیر پر اور اسلام کا نام لے کر؟ ابھی بھی جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر کر رہے ہیں۔ میرا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی بے گناہ کو نہیں مارنا۔ تو یہ جو مارا ماری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ I leave it at that. If you have any problems with my videos and the facts I present, and if you don't like them, please do ask me question. I will reply. But if you use vulgar language, yeah, no skin of my nose. آپ جو مرضی کر دیں، I don't have to speak to you. I don't have to reply to you. یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے that is to share information and learn from each other. اور آپ کی نیتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے یہ کہ دوسروں کو گالیاں دی جائیں، یہ آپ کی تربیت ہے، میری نہیں ہے۔ I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.